हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस। लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड के बेसिस पे वीडियो नहीं है, ये है जैक बोर्ड के बेसिस के ऊपर। किसके ऊपर है? जैक बोर्ड के बेसिस के ऊपर क्लास 12th की फर्स्ट वीडियो है। ध्यान देना, क्लास 12th के अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग का यूनिट होता है उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th, यानी कि क्लास 11th के बारे में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिवीजन टूर। किस उसमें क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th का टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम? क्लास 11th का दैट इज रिवीजन टूर। इस रिवीजन टूर के अंदर सबसे पहले तो मैं कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले तो हम थ्योरी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 101% जो आपको कराया जाएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी होती है 11th के बेसिस पे, तो एक वीडियो में हो सकता है कि वो पार्ट कवर नहीं हो। टोटल इसके बाद 2 वीडियोस और आएगी जिसके अंदर हम 11th से रिलेटेड रिवीजन टूर का सारा ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर चुके होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्लास 11th का रिवीजन टूर। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप चाहे नोट्स करना चाहो तो नोट कर लेना, नहीं भी करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गैप्स क्लासेस से नोट्स परचेज कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th रिवीजन टूर का जो थ्योरी के क्वेश्चंस है उसके नोट्स परचेज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज है, 29 रुपए हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ समझाएंगे थ्योरी। इसके बाद 2 वीडियोस ऑलमोस्ट 2 और आएगी, उसके अंदर भी पूरा कवर होगा। तो इस वीडियो और इसके बाद जो 2 वीडियो आएगी रिवीजन टूर की थ्योरी के क्वेश्चंस 29 रुपीज में आप ले सकते हो। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी करना चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। कैसे पेमेंट करनी है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो। हमारा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो 29 रुपीज पे करके हमें हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना। इमीडिएटली पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नोट्स आ जाएंगे। किसके? क्लास 11th के रिवीजन टूर के। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। थ्योरी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये दोनों टर्म्स वाइडली यूज होती है, यानी कि बहुत जगह पे इस वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल समझेंगे, वेरिएबल क्या होता है, फिर आएंगे हम किसके ऊपर? कांस्टेंट के ऊपर। अब ध्यान दो, अगर आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सी का कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वहां पर आपने इंट ए बी सी या इंट ए जरूर यूज करा होगा। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। जैसा कि वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल, इसका मतलब जो वेरी हो सकता है, एक वो चीज जो वेरी हो सकती है। अब वेरी क्या हो सकता है? वेरी का मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास 10 रुपए हैं, एक दिन के बाद आपके पास 20 रुपए हो गए या फिर 5 रुपए रह गए, तो वो क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, जो चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज वेरिएबल? कैसे आप एग्जाम में लिख कर आओगे या फिर वाइवा में रिप्लाई करोगे, टीचर को प्रॉपरली ऐसे ही चाहिए होगा। तो वेरिएबल क्या है? इट इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा हमने, तो क्या हुआ? उस ए से क्या हुआ? वो ए जो वेरिएबल है वो स्टोर हुआ कहां पर? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो यानी कि वो कहां स्टोर हो रहा है? कंप्यूटर की मेमोरी में। ऐसे सोचो, हम कहां रहते हैं? हम घर पर रहते हैं। सिमिलरली जो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा वो कहां पर रहेगा? वो कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगा और उसका नाम होगा। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हमारे घर के बाहर नेम प्लेट भी लगी होती है, तो वो क्या होता है? सारा एक एड्रेस हो गया, नेम हो गया। तो क्या होगा? इट इज अ नेम्ड, नेम्ड मतलब उसका नाम होगा।
स्टोरेज, स्टोरेज मतलब वो स्टोर होगा, लोकेशन, लोकेशन मतलब एक जगह पे, तो ये क्या हुआ, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी, मे चेंज, चेंज हो सकती है, मे चेंज, कब चेंज होगी, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो एज इट इज डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है, क्या बोलोगे, इट इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। क्या बोला, इट इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू में चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कब, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। ये है हमारा एग्जाम्पल किसका, वेरिएबल का। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है। अब जैसे यहां पे लिखा है इंट a इज इक्वल टू 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी, 10। नेक्स्ट क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू कितनी होगी, 20। फिर लिखा हुआ सी आउट a, यानी प्रिंट कर दिया। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में a 10 था, चेंज होके a कितना हो गया, 20 हो गया, और उसके बाद जब हमने प्रिंट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि a पहले 10 था फिर चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कब, जब हम प्रोग्राम को लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे। तो दिस इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी, वेरिएबल की। अब आएंगे हम नेक्स्ट टर्म, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, सेकंड टर्म कांस्टेंट। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है कांस्टेंट की, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, मगर फर्क क्या है, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि एक बार जो वैल्यू आपने दे दी वो फिक्स होगी। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज फिक्स्ड। सिमिलरली यहां पर कांस्टेंट क्या होगा, कोई एक ऐसी चीज, यानी कि वेरिएबल ही हम लेंगे, बट हम क्या कह देंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल में भी ये लिखा था, इट इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन, सेम, इट इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैनॉट, 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 पहले वाली में कैन था, अब ये क्या, कैनॉट भी चेंज नहीं हो सकती, कब, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, जो एक बार कांस्टेंट की वैल्यू दे दी वो वही रहेगी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वर्ड आपको कैनॉट याद रखना है, बाकी सारा सेम है। एग्जाम्पल से समझेंगे, लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कुछ ये एग्जाम्पल है, इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट करा हुआ है, जिससे कि आपको ये पता चले कांस्टेंट कैसे बनाया जाता है। कांस्टेंट के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉन्स्ट। इसका मतलब ये हुआ, हमने लिखा कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 10, a कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, a इज इक्वल टू 20, यानी हम a की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, दिस इज एन एरर। तो यहां पर क्या दे देगा, एरर दे देगा, राइट। तो कोई भी इसका आउटपुट नहीं आएगा। आप क्या लिखोगे, वैल्यू a इज गिवन टू द कांस्टेंट, सॉरी वैल्यू 10 इज गिवन टू द कांस्टेंट, किसको, कांस्टेंट a को। नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज एन एरर। ठीक है, ये हो गया किसका एग्जाम्पल, कांस्टेंट का। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम, व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसे तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। कीवर्ड क्या होता है, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग के कोड करे हैं, तो इसका मतलब आपने देखा होगा वॉइड मेन लिखा होगा, या फिर कुछ बच्चों ने इंट मेन लिखा होगा, इंट लिखा होगा, क्लियर स्क्रीन यूज करा होगा, गेट ch यूज करा होगा, इफ यूज करा होगा, फॉर यूज करा होगा। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक वो वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, सी, C++, जावा, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक वो वर्ड है जिसका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को पता है। तो कैसे लिखेंगे, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड्स हैं हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, जिसका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या आप लिख कर आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, फॉर हो गया, वाइल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जब आप नोट्स लोगे तो उसके अंदर सब मेंशन है कौन कौन से होते हैं, राइट। और पेपर में आएगा तो आप सिर्फ इतना ही लिख कर आओगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वाइवा में यही बोलोगे, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखते हैं ना इंट ए, यूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं लिख सकता इंट इफ, इंट फॉर, क्यों, क्योंकि फॉर हो गया, इफ हो गया,
ऑलरेडी पता है किसको, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस जावा, वो सब चीजें वर्ड्स उसको ऑलरेडी पता है, तो आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम आप नहीं यूज कर सकते। कौन सा? वो जो ऑलरेडी किसको पता है, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? जैसे तो वर्ड खुद बता रहा है, डेटा टाइप। डेटा टाइप यानी कि टाइप किसका? डेटा का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेटा टाइप, इसका मतलब टाइप किसका? डेटा का। कहने का मतलब ये होगा, जैसे हम लिखते हैं इंट ए, इसका मतलब क्या होगा? ए के अंदर इंटीजर वैल्यूज होगी। हमने लिखा फ्लोट बी, तो बी के अंदर फ्लोट वैल्यूज होगी, यानी कि किस टाइप का डेटा होगा, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। मगर उसके साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज भी है। क्या चीज है? डेटा टाइप किस टाइप का होगा वो तो समझ में आ गया, साथ साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसके साथ कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और कौन कौन से ऑपरेशन का मतलब, जैसे इंटीजर होता है तो इंटीजर के साथ आप परसेंटेज यानी मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर डेसिमल का होगा तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के साथ आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करने के लिए दोनों नंबर्स होने चाहिए। तो व्हाट इज डेटा टाइप कैसे लिखोगे? डेटा टाइप रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज, किस काइंड का डेटा है, एंड व्हाट ऑल ऑपरेशंस आर एसोसिएटेड विद देम, उनके साथ कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। जैसा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करेक्टर है, करेक्टर के साथ आप प्लस माइनस डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंटीजर है तो कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल भी लिख कर आना, कौन कौन से एग्जाम्पल है? दैट इज इंट हो गया, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, और उसके बाद लॉन्ग डबल एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? डेटा टाइप्स, जिसको आप यूज कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड जब आप कोडिंग करोगे, जैसे उम्मीद रखूंगा आपने ऑलरेडी कोडिंग कर भी रखी होगी, तो आपने इनका यूज किया होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? डेटा टाइप के। अब आएंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा थ्योरी का? व्हाट इज टाइप कास्टिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइप कास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को समझ ही नहीं आता। टाइप कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब है कन्वर्ट करना, टाइप का मतलब क्या हुआ? एक टाइप को दूसरे टाइप में, यानी कि अगर इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, किसका एग्जांपल हुआ? टाइप कास्टिंग का। अगर फ्लोट है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, किसका एग्जांपल हुआ? टाइप कास्टिंग का। यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। तो कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे, इट मींस कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। अब इसके ना दो टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, सेकेंड इज एक्सप्लिसिट। कितने टाइप है? दो टाइप, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, दैट इज दो है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो अब हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो आप इन दोनों को भी एक्सप्लेन करके आओगे। अगर 1 मार्क का आएगा तो इतना बहुत है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम कौन सा? इम्प्लिसिट से। फर्स्ट कौन सा? दैट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, इम्प्लिसिट का मतलब जो अपने आप हो जाए, एक्सप्लिसिट का मतलब जो हमें करना पड़े। तो व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग? क्या? इट मींस वन डेटा टाइप गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली। एक डेटा टाइप अपने आप ही दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, अगर अपने आप ही हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा हुआ है? इंट इज इक्वल टू 10.5 सी आउट ए, यानी कि ए कितना है? 10.5। लेकिन ये इसका डेटा टाइप क्या है? ए का डेटा टाइप लिखा हुआ है दैट इज इंट। इंट का मतलब डेसिमल के बाद के पार्ट को नहीं लेगा, क्योंकि इंट क्या करता है? डेसिमल के पार्ट को नहीं स्टोर कर सकता। अगर हमें डेसिमल वाला नंबर स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्लोट करना पड़ेगा। तो यहां लिखा हमने इंट इज इक्वल टू 10.5, इसका मतलब 0.5 को हटा देगा और क्या करेगा? ए के अंदर 10 को स्टोर करेगा। दिस इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अपने आप ही उसने ये फ्लोट जो लिखा 10.5, फ्लोट वाले को हटा के क्या स्टोर कर दिया? ए के अंदर 10 स्टोर कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आगे करेंगे, नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मगर ध्यान देना, एक्सप्लिसिट करने से पहले इसका एक और नाम होता है, दैट इज ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, मतलब जो अपने आप हो जाए। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट टर्म इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो हमें करना पड़ता है।
इम्प्लिसिट जो अपने आप हो जाता है, एक्सप्लिसिट जो हमें करना होता है। जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल है कि सांस हम लेते हैं, वो अपने आप ही चल रही है सांस, तो वो इम्प्लिसिट हो गया। पानी हमें पीना पड़ता है, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया। सिमिलरली एक डेटा टाइप जब दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए अपने आप, दैट इज इम्प्लिसिट या फिर ऑटोमेटिक, और अगर हमें करना पड़ जाए दैट इज एक्सप्लिसिट। तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट? इट मींस वन डेटा टाइप गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर डेटा टाइप इज डन बाय द प्रोग्रामर। हम करेंगे, हम कौन है, प्रोग्रामर, ठीक है। कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, फ्लोट इज इक्वल टू 10.5, यानी कि ए के अंदर क्या आ गया, 10.5। फ्लोट है तो डेसिमल का पार्ट स्टोर कर सकता है, लेकिन जब आप प्रिंट करना चाहते हो, आप चाहते हो 10.5 नहीं प्रिंट हो, प्रिंट क्या हो, हमारा पॉइंट के बाद का पार्ट प्रिंट नहीं होना चाहिए, यानी 10 प्रिंट हो। लेकिन फ्लोट भी चेंज नहीं करना, इसको हमें फ्लोट रखना है, ए के अंदर 10.5 स्टोर करना है, लेकिन जब प्रिंट करे तो 0.5 के बाद की पार्ट नहीं प्रिंट हो। तो क्या करेंगे, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है उसका आंसर, लेकिन मैं पहले समझाता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। यहां ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, फ्लोट ए इज इक्वल टू 10.5। अगर हम ये लिखते हैं सी आउट ए, तो क्या करेगा, 10.5 को प्रिंट करेगा, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है, सिर्फ 10। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए से पहले ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे, इंट डाल देंगे, ठीक है। क्या लिखा, ए लिखा, ए से पहले ब्रैकेट में इंट डाल दिया। इसका मतलब ए का जो भी टाइप है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, यानी टाइप कास्टिंग हो गया। और फिर क्या कर देंगे, सी आउट लिख देंगे। अब जब ये प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा, ए को किस में कन्वर्ट करके, इंटीजर में, यानी डेसिमल के बाद के पार्ट को हटा देगा। तो यही लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, तो दिस इज द फाइनल आंसर, एग्जाम्पल किसका, एक्सप्लिसिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्विच। स्विच क्या होता है, जैसे अगर आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रखी है तो हमने इफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ा था, यानी कि जब हमें कंडीशन लगानी होती है तो वहां पर हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो उसकी जगह हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्विच की ऑप्शन भी होती है। तो कहने का मतलब ये, स्विच हम यूज करेंगे वहां पर जहां पर एक से ज्यादा कंडीशंस हो और हम चाहते हैं उन कंडीशन के बेसिस पे कोई काम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना, घर पे इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस होते हैं, अगर फैन वाला स्विच दबाओगे तो फैन चल जाएगा, अगर लाइट का जलाओगे लाइट जल जाएगा, टीवी का जलाओगे टीवी जल जाएगा। यानी कि अगर आपने लाइट जलाया तो लाइट जलेगा। तो यहां पर भी क्या है, अगर, यानी कि कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोई काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए स्विच। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्विच इज अ स्टेटमेंट टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग स्विच द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेक्ड। इसका मतलब जब आप स्विच यूज करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ही चेक करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं चाहता हूं ए की वैल्यू 10 है, तो यानी ए की वैल्यू 10 होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ए 10 से बड़ा है, तो वहां पर स्विच यूज नहीं होगा। आगे क्वेश्चन आएगा स्विच एंड इफ एल्स में डिफरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान देना, हमारी ना पूरी सीरीज बनी हुई है, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। और वैसे ये आई बटन भी आ रहा है, इस पे क्लिक करके पूरी वीडियोस देख सकते हो। हमने हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करा हुआ है। लेकिन पहले ही बता दूं, उन वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। साथ साथ में ये ध्यान रखना, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो हमारा प्रीमियम कोर्स है, आपको प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना होगा। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते वो करे ही करे, चॉइस आपकी है। पहले वीडियोस देखो, आपको लग रहा है वीडियो से फायदा हो रहा है, देन आप उसके लिए अपना प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। और साथ साथ में जैसा मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ थ्योरी की अगर आपको नोट्स चाहिए हो, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज पे करने हैं और आपको नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आएंगे हम नेक्स्ट, क्या है, यूजिंग स्विच द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेक्ड। नाउ इट इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ इफ एल्स। जैसे मैंने बताया इफ एल्स की जगह भी यूज कर सकते हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव वे है। लेकिन इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस होता है। जहां आप इफ एल्स जब भी कंडीशन लगानी हो, इफ एल्स तो हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन स्विच सिर्फ और सिर्फ यूज होगा जब एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी हो। लिखा ना एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेक। ब्रेक क्या होता है?
ब्रेक के बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहां पर क्योंकि ना स्विच के साथ ब्रेक यूज होता है। अगर हमने स्विच यूज करा हुआ है तो उसके अंदर हमें केस यूज करना होगा, केस के अंदर हमें ब्रेक यूज करना होगा। कहने का मतलब ये ब्रेक क्या करेगा, बाहर निकाल दो। ब्रेक क्या करेगा, बाहर निकाल दो। कहां से, स्विच से और लूप से। तो अभी हम सिर्फ स्विच के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे, दोबारा से ब्रेक पढ़ेंगे हम। तो ब्रेक क्या है, इट इज अ जंप स्टेटमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे वाइवा में क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, एग्जाम में 101% पूछा जाएगा कि जंप स्टेटमेंट कौन सी होती है। दो जंप स्टेटमेंट होती है, एक होती है ब्रेक और एक होती है कंटिन्यू। तो अभी ब्रेक पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा, इट इज अ जंप स्टेटमेंट, जो जंप कर जाती है। ठीक है, इट इज यूज टू कम आउट फ्रॉम द लूप और फ्रॉम द स्विच। ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकालेगा, स्विच से बाहर निकालेगा। अभी हमने स्विच पढ़ा हुआ है तो इसलिए अभी आप ध्यान रखो, स्विच से बाहर निकालेगा। लूप अब आगे पढ़ेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे एक। ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन ब्रेक की। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने आपको कहा डिफरेंस बिटवीन किसका, इफ एल्स का एंड स्विच का। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं टेबुलर फॉर्म में। एग्जाम में आएगा तो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कैसे दिखाना है देखते हैं। कुछ मैंने ये टेबल फॉर्म में बना दिया, यहां पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, बेसिस। क्या लिखा, यहां पर आ गया बेसिस, इधर आ गया इफ एल्स और ये आ गया स्विच। बेसिस का मतलब किसके बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे फर्स्ट कौन सा डिफरेंशिएट करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। तो फर्स्ट कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब क्वेश्चन आता है रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन, दे आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आप इफ एल्स यूज कर रहे हो और अगर रिक्वायरमेंट है रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने की तो कर सकते हो। इसका मतलब इफ एल्स कैन बी यूज विद रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के साथ इफ एल्स यूज किया जा सकता है, मगर स्विच के अंदर यूज नहीं होता। स्विच केस कैन नॉट बी यूज विद रिलेशनल ऑपरेटर। स्विच के साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में दिखाना जैसे मैं बना रहा हूं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। और नोट्स गैप्स क्लासेस से जरूर ले लेना। इतना रीजनेबल अमाउंट रखा हुआ है जिससे कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। और कई स्टूडेंट ना हमें व्हाट्सएप भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर आपने 29 रुपीज रखे हुए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फ्री में क्यों नहीं दे रहे, कुछ बच्चे कहते हैं सर इतने कम चार्जेस क्यों रखे। दोस्तों हमारा टास्क है हर बच्चा पढ़े। पहले हम नोट्स ना कम चार्जेस में देते थे, कम क्या, फ्री में दे देते थे बच्चों को। मगर क्या होता था, कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, वो बार बार हमें मैसेज करते थे, कॉल करते थे। तो इसलिए हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा ले जिसको रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी नहीं ले। क्योंकि क्या होता है, पहले जब हमने फ्री रखे थे ना नोट्स, तो उस केस में क्या होता था, बच्चा हमें कॉल करेगा, एक टाइम में कम से कम नहीं तो 300-400 मैसेजेस हमारे पास व्हाट्सएप पे होते थे, उनको रिप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क। और कुछ बच्चे तो बाद में कहते थे सर रिक्वायर्ड नहीं है, थैंक यू, हम तो सिर्फ चेक करना चाहते थे आप देते हो या नहीं देते। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, टाइम मेरा भी खराब होता है और साथ में दूसरे स्टूडेंट का भी खराब होता है। जिसको रिक्वायरमेंट है उसके पास नोट्स जल्दी जाने चाहिए। अगर मान लो मेरे पास 300 बच्चों ने मैसेज कर दिया तो 300 को नोट्स भेजने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाएगा। तो हम ये चाहते हैं सिर्फ वही बच्चा ले जिसको रिक्वायरमेंट है। अगर 300 बच्चे को मैसेज आया और रिक्वायरमेंट 100 की है तो 100 के पास ही जाना चाहिए। और उससे फायदा क्या होगा, उन बच्चों के पास जल्दी पहुंच जाएगा जिसको रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमने नॉमिनल अमाउंट रखा हुआ है सिर्फ 29 रुपीज, तो हर कोई उसको ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस क्या है हमारा, किसके बेसिस पे, दैट इज कंपेयर वैल्यू। इफ एल्स के अंदर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन स्विच के साथ नहीं कर सकते। तो क्या लिखोगे, इफ एल्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो, किसके अंदर, इफ एल्स के अंदर, स्विच के अंदर नहीं कर सकते। तो क्या लिखा, स्विच केस कैन ओनली बी यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, दैट इज स्विच केस की हेल्प से। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, ठीक है, जितने ज्यादा डिफरेंस लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये थर्ड डिफरेंस एक लास्ट डिफरेंस होगा, दैट इज एग्जांपल। एग्जांपल में क्या लिखा हमने, जैसे लिखा इफ a ग्रेटर देन 10 एंड b लेस देन इक्वल टू 20, यानी ये क्या है, कंडीशन चेक कर रहे हैं a के साथ और b के साथ, और साथ साथ में रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन का साइन। सेम अगर हमें ऐसी कंडीशन स्विच केस में लगानी हो, हम नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी चेक यूजिंग स्विच।
आप इस स्टेटमेंट को चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर लग चुका है, एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 डिफरेंसेस है जो आपको लिखने हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट डिफरेंस, व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? दोस्तों ध्यान देना, कंडीशनल ऑपरेटर की हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें दूसरी वीडियो पे नहीं जाना पड़े, तो अभी मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। फिर हम वापस आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं दूसरी वीडियो पे। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर। पहले हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसके बेसिस के ऊपर हम कंडीशनल ऑपरेटर के बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है हमारा यूज किया जाता है जब हमें कंडीशंस लगानी हो। जैसे कि इससे पहले हमने वीडियोस में करा था इफ एल्स का यूज किया था, जब भी कंडीशन लगानी थी तो हमने वहां पर क्या यूज करा था, इफ एल्स यूज किया था। सिमिलरली इफ एल्स यूज करने की जगह हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कहने का मतलब ये हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है जब हमें कंडीशंस लगानी है और उस कंडीशंस के बेसिस के ऊपर हमें कोई काम करना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। कुछ टीचर्स उसको टर्शरी भी बोलते हैं। तो व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर? कंडीशनल ऑपरेटर का नाम क्या होता है दूसरा, और कैसे डिनोट किया जाता है वो देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू गिव कंडीशंस। कंडीशनल ऑपरेटर क्या हुआ, कंडीशंस देने के लिए यूज किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर और टर्शरी ऑपरेटर एंड इट इज डिनोटेड एज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अभी हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर दोबारा से प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की। क्वेश्चंस करने के बाद आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 1 नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट इंटेलिजेंट इफ द नंबर इज 100, अदरवाइज प्रिंट नालायक पढ़ ले। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 चीजें प्रिंट करनी है, या तो इंटेलिजेंट प्रिंट करना है या नालायक पढ़ ले प्रिंट करना है। लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, डिपेंड होगा नंबर के ऊपर। नंबर कौन डालेगा, यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, कंडीशंस आ गई। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ। ये स्टार्टिंग में मेन तक तो एज इट इज लिखा, फिर लिखा एक वेरिएबल चाहिए तो लिखा इंट ए। कितने नंबर एंटर कराना है, 1 नंबर, तो क्या आ गया इंट ए। और उसके नंबर की वैल्यू एंटर कराने के लिए लिख दिया एंटर द नंबर, और एंटर कराने के लिए एंटर की स्टेटमेंट लिख दी। ये पार्ट अभी तक हम करते आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगानी है, कंडीशन कैसे लिखेंगे, a डबल इक्वल टू 100। डबल इक्वल टू क्यों लिखा, डबल इक्वल टू इसलिए लिखा क्योंकि कंपेयर करना है, ब्रैकेट लगाया। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, कंडीशन के बाद हमें 2 ऑपरेटर्स यूज करने हैं। एक लिखा क्वेश्चन मार्क और स्पेस देके लिख दिया कॉलन। ठीक है, क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क और स्पेस देके क्या लिख दिया, कॉलन लिख दिया। ध्यान देना, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, क्वेश्चन में चलते हैं। इंटेलिजेंट प्रिंट करना है। कब इंटेलिजेंट प्रिंट करना है, जब नंबर होगा हमारा 100। और क्या प्रिंट करना है, नालायक पढ़ ले। नालायक पढ़ ले कब करना है, जब नंबर 100 नहीं होगा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिख दिया क्या प्रिंट कर दिया, इंटेलिजेंट प्रिंट कर दिया। और कॉलन के बाद क्या प्रिंट कर देंगे हम, नालायक पढ़ ले, ये प्रिंट कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले तो कंडीशन चेक की जाएगी, क्या a 100 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो कहां पर जाएगा, कंट्रोल जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद। कुछ ऐसे, ये मैंने एरो बना दिया, ये एरो बनाया, ये कब जाएगा, जब कंडीशन हमारी ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। तो ये मैंने एरो बना दिया, इसका मतलब कंडीशन जब फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये हो गई हमारी, दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। और लास्ट में करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, बेसिकली अगर a की वैल्यू 100 होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद कंट्रोल जाएगा और जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट प्रिंट करना है तो इंटेलिजेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 100 नहीं है तो कहां जाएगा हमारा, कॉलन के बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, नालायक पढ़ ले। तो क्या प्रिंट होगा, नालायक पढ़ ले। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। ये लिख लो प्रोग्राम। अब हम करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 नंबर्स में से जो भी लार्जेस्ट होगा उसको प्रिंट करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है नंबर्स कौन कौन से, तो इसका मतलब कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। तो उसके लिए मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया int a कॉमा b ले लिया। किस किस की वैल्यूज एंटर करानी है, a और b की, तो लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। और किस में एंटर करा दिया, a और b के अंदर 2 वैल्यूज एंटर हो गई।
ठीक है, जो भी वैल्यू एंटर करेगा फर्स्ट किस में जाएगी, ए में, सेकंड किस में जाएगी, बी में, क्योंकि हमने पहले किसके क्या लिखा है, ए लिखा है, फिर क्या लिखा है, बी लिखा है। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो नंबर्स किस में एंटर हुए, ए और बी के अंदर। ए की वैल्यू कब प्रिंट करेंगे, जब ए बड़ा होगा। अगर ए बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा, बी, तो बी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो क्या लिखा, कंडीशन लिखने पड़ेगी, तो मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिख दिया, ए ग्रेटर देन बी। ये क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी। तो जब भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे तो पहले कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन आ गई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन लिख देंगे। ठीक है, राइट। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क और कॉलन आ गया। अब ध्यान देना, अगर ए बड़ा होगा बी से तो क्या प्रिंट कर देंगे, ए प्रिंट कर देंगे। तो लिख दिया क्वेश्चन मार्क के बाद ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद, तो क्या प्रिंट कर देंगे, बी की वैल्यू। तो ये बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ध्यान देना, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग कैसे होगा, जो हमने कंडीशन लिखी पहले तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कंप्यूटर। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहां पे जाएगा कंट्रोल, क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ ऐसे एरो। ठीक है, कब जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद, अगर कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या प्रिंट होगा, बी की वैल्यू। तो कहां चला जाएगा, कॉलन के बाद। कुछ ऐसे हमने इसका एरो बना दिया। ये कब जाएगा कॉलन के बाद, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, राइट। और ये में हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमने क्या देखा, जब कंडीशन लिखनी है तो पहले हम कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहां पे जाएगा कंट्रोल, जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। ठीक है, राइट। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। ये लिख लो। कंडीशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया जाएगा जब हमें कंडीशन लगानी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई काम करना होगा हमें। ठीक है, राइट। और इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या टर्शरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिसके अंदर तीन ऑपरेंड्स होते हैं। तीन ऑपरेंड्स कैसे हो, जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ आया, कॉलन के बाद कुछ आया, और क्वेश्चन मार्क से पहले कुछ आया, मतलब कंडीशन आ गई। तो क्या हो गया, हमारे यहाँ पे तीन ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। सो व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टर्नरी या टर्शरी ऑपरेटर। इट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स एंड इट इज डिनोटेड एज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। दिस इज द डेफिनेशन, राइट। लिख लो इस डेफिनेशन को। अब तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा कंडीशनल ऑपरेटर सही से समझ आया, एग्जांपल के साथ सिखाया आपको। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये तो सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने ऑलरेडी, तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी या फिर टर्शरी ऑपरेटर। ध्यान देना, किस टाइप का ऑपरेटर है, बाइनरी है, यूनरी है, टर्शरी है, वो डिपेंड करता है कि कितने ऑपरेंड है, पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, ये प्लस जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। प्लस को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर। प्लस क्या है हमारा, ऑपरेटर। इस प्लस के साथ हमने कितने वेरिएबल्स यूज करे, दो। कितने वेरिएबल्स यूज करे, दो। इन दोनों को कहेंगे ऑपरेंड। क्या कहेंगे हम, ऑपरेंड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा a डिवाइड बाय b, तो ये जो डिवाइड का साइन है ये क्या है, ऑपरेटर। ये a और b क्या है, ऑपरेंड, राइट। अब यूनरी का मतलब होता है 1, बाइनरी का मतलब 2 एंड टर्नरी का मतलब 3। यानी कि किस टाइप का ऑपरेटर होगा वो डिपेंड करेगा उसमें ऑपरेंड कितने हैं। ध्यान दो, ये प्लस का साइन है, इसमें ऑपरेंड कितने हैं, 2। तो यानी कि 2 का मतलब बाइनरी। तो ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो देखते हैं और साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये समझ में आ गया ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है। फर्स्ट बात करेंगे हम यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब एक ऑपरेंड होना चाहिए, यूनरी मतलब 1। तो क्या लिखेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट 1 ऑपरेंड, अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक ऑपरेंड, देन द ऑपरेटर इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को क्या कहा जाएगा, यूनरी ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ये लिखा हुआ है a प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है हमने यहां पर, दैट इज a प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, a, यानी एक ऑपरेंड है। तो ये क्या प्लस प्लस क्या हो गया हमारा, यूनरी ऑपरेटर। ये भी क्या प्लस प्लस है, ये क्या हो गया हमारा, 2 बार प्लस प्लस है,
लेकिन वेरिएबल कितना है, एक। तो जो ये प्लस प्लस है इसको हम क्या कहेंगे, यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली माइनस माइनस, दो माइनस के साइन है तो ये क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। अब ये प्लस प्लस पहले है, बाद में ये पहले है, एक को प्रीफिक्स एक को पोस्टफिक्स कहते हैं, वो आप आगे देखोगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक ऑपरेंड है, कितने ऑपरेंड है, अगर एक ऑपरेंड है तो दैट इज यूनरी, अगर दो है तो बाइनरी, अगर तीन है तो टर्नरी या फिर टर्शरी। अब आएंगे नेक्स्ट पेज। सेम डेफिनेशन अब कौन सी करनी है, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर। तो सिंपल है, अभी एग्जिस्ट करता था वन ऑपरेंड, अब क्या करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन, सॉरी इफ देयर एग्जिस्ट टू ऑपरेंड, तो वही डेफिनेशन है, इफ देयर एग्जिस्ट टू ऑपरेंड्स देन द ऑपरेटर इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर को क्या कहा जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ये है हमारा एग्जांपल, प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, परसेंटेज का साइन, ये सारे क्या है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस दैट इज परसेंटेज साइन, दे आर कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये ए और बी क्या है, ऑपरेंड, दो ऑपरेंड है, अगर दो होंगे तो क्या हो गया, बाइनरी। तो ये प्लस का साइन, माइनस, डिवाइड और परसेंटेज कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर। अब आएंगे नेक्स्ट इस टर्नरी, या फिर थर्ड कौन सा, टर्नरी। ये हम अभी इससे पहले हमने करा था कंडीशनल ऑपरेटर में, ठीक है। तब भी मैंने आपको बताया था, इफ देयर एग्जिस्ट थ्री ऑपरेंड्स, अगर तीन ऑपरेंड्स होंगे देन द ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, क्वेश्चन मार्क कॉलन। अब यहां पर कितने ऑपरेंड है, तीन, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क से पहले एक लिखा, क्वेश्चन मार्क के बाद एक लिखा, कॉलन के बाद एक लिखा, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। इसको क्या कहा जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर, या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, जो अभी पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो वही लिखा, क्वेश्चन मार्क कॉलन आर नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर। किसको, क्वेश्चन मार्क और कॉलन को क्या कहेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक से बढ़ाना, इंक्रीमेंट का मतलब एक से बढ़ाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की। पोस्टफिक्स का मतलब, इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ाना, चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे पोस्टफिक्स हो। तो प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, दैट इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, जिससे हम वैल्यू एक से इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल इज ये, तो ये हमारा एग्जांपल है, वेरिएबल है ए, ए से पहले हमने क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस। इसका मतलब क्या करेगा, ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा। तो ये पहले है तो दैट इज प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले। दोस्तों ध्यान देना, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स की इंक्रीमेंट की वीडियोस हमने अलग से बना रखी है। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स लेने के लिए 29 रुपीज पे करना है। उस 29 रुपीज में जो ये हम वाइवा के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, वो सारे कवर्स होंगे। सिर्फ और सिर्फ वाइवा के और थ्योरी के क्वेश्चंस कवर होंगे जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स हो गया, पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट है तो यानी एक से बढ़ाना है, चाहे वो प्रीफिक्स हो इंक्रीमेंट हो चाहे वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट हो। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इंक्रीमेंट इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। अब इसमें प्लस प्लस हमने कहां लगाया, बाद में लगाया। पहले कहां लगाया था, वेरिएबल से पहले, अब लगाया बाद में। बाद को कहते हैं पोस्ट, पहले को कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। अब नेक्स्ट जो सेम है दैट इज डिक्रीमेंट है। सेम क्वेश्चन आएगा, बस फर्क क्या है, डिक्रीमेंट हो गया। अब तो इंक्रीमेंट में क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, एक से कम कर देंगे। प्रीफिक्स का मतलब 1 से कम कर देंगे। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। एग्जांपल क्या है, वेरिएबल से पहले हमने माइनस माइनस लिख दिया, दैट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। अब आएंगे पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स का मतलब भी क्या है, एक से कम करना, लेकिन कहां यूज करेंगे, वेरिएबल के बाद। तो वही डेफिनेशन होगी पोस्टफिक्स की भी, दैट इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, और माइनस माइनस हमने बाद में लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट हो गया। दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और जिन बच्चों के पास C++ है क्लास 12 का, जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अगर हमारी गैप्स क्लासेस की नोट्स चाहिए, बेसिकली वो पूरी बुकलेट की फॉर्म में है, लेकिन पहले हम पूरी बुकलेट की फॉर्म में प्रोवाइड करते थे, अब हम पूरी की पूरी बुकलेट PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। हार्ड
कॉपी में प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको क्लास 12 की चाहिए पूरी की पूरी बुकलेट विद सॉल्यूशन, तो उसके लिए 299 रुपीज है, आप पे करके ले सकते हो हमसे, ठीक है। लेकिन 29 रुपीज के नोट्स जो हैं वो सिर्फ इसी चैप्टर के, अगर पूरा चाहिए तो 299 रुपीज, राइट। किसके लिए? क्लास 12 जैक बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन करना है किसको? ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ब्रेक पढ़ रहे थे तो कहा था ब्रेक दोबारा आएगा, कंटिन्यू दोबारा आएगा, ठीक है दोस्तों। ब्रेक एंड कंटिन्यू करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स को मैं दोबारा से बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसके नोट्स आप हमसे ले सकते हो 29 रुपीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उम्मीद थी कि हम एक ही वीडियो में सारा थ्योरी कवर कर देंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मगर ध्यान दो, इसके बाद शायद एक और दो वीडियोस और आएगी, तो जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में कवर होंगे और जो नेक्स्ट एक हो सकता है एक वीडियो है, हो सकता है 2 वीडियोस है, वो दोनों वीडियोस मिला लो और इस वीडियो को मिला लो। टोटल 3 वीडियोस के अंदर जो जो हमने कराया होगा थ्योरी का क्वेश्चन, किसके बेसिस पे? वाइवा के, और जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो थ्योरी का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी का, उस सब के नोट्स आप 29 रुपीज में ले सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहले मैंने कहा था कि सर ने कहा था कि जो इस वीडियो में कवर करा, यानी कि इससे पहले तक उन सबके 29 रुपीज है, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसके भी अलग से होंगे। नहीं, पूरे के पूरे थ्योरी के 29 के हैं, थ्योरी के, ठीक है। ये वीडियो खत्म नहीं हो पाई क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है और कई बार स्टूडेंट चाहते हैं कि ड्यूरेशन कम हो, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।